आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। अयोध्या से यह बड़ी जानकारी है। आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोपहर करीब 3:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे और इसी के साथ साथ 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अयोध्या पहुंचना है। ध्वजारोहण कार्यक्रम है। पीएम मोदी के आगमन की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच रहे हैं। रामलला हनुमानगढ़ी में सीएम पूजा अर्चना भी करेंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अयोध्या से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचेंगे। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 25 तारीख को अयोध्या पहुंचेंगे। ध्वजारोहण कार्यक्रम है। भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। भव्य तैयारियां की जा रही है और इन्हीं तैयारियों का अवलोकन करने के लिए योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे। पीएम मोदी के आगमन की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे और अंतिम रूप दे दिया गया है। रिहर्सल हो चुकी है। धार्मिक संगठनों के साथ बैठक भी की गई थी ताकि शांतिपूर्वक तरीके से ये कार्यक्रम पूरा हो जाए। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री का कल आगमन चूंकि होना है, व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाएगा। ऐतिहासिक दिन होने वाला है कल का और इसीलिए पल पल की अपडेट योगी आदित्यनाथ खुद ले रहे हैं। इससे पहले भी अयोध्या पहुंचकर निरीक्षण उन्होंने किया था। पूजा अर्चना भी करेंगे जब भी अयोध्या पहुंचते हैं। राम मंदिर में, हनुमान मंदिर में अपना मत्था टेकते हैं। हनुमानगढ़ी पहुंचते हैं और पूरी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा जो है लिया जाएगा। दिल्ली ब्लास्ट मामले के बाद हर जगह पर हाई अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। ऐसे में यूपी के अयोध्या में ये कार्यक्रम होना है। राम मंदिर को भी हाई अलर्ट पर रखा गया था, इसीलिए व्यवस्थाओं को भी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो बारीकी से देख रहे हैं। 25 नवंबर का दिन, ऐतिहासिक दिन। और वहीं अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाले राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम के लिए पूरे शहर में सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। डिविजनल कमिश्नर राजेश कुमार ने कहा है कि ध्वजारोहण समारोह के मद्देनजर एयरपोर्ट पर विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं और विशिष्ट अतिथियों की किसी भी प्रकार की कोई असुविधा का सामना उन्हें ना करना पड़े। अधिकारियों ने कहा है कि एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। यात्रियों की आवाजाही सुचारू रहे, इसके लिए अतिरिक्त स्टाफ तैनात किया गया है। इसके साथ ही कंट्रोल रूम के माध्यम से पूरे कार्यक्रम पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। शहर में ट्रैफिक रूट डाइवर्जन, पार्किंग व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह को लेकर स्थानीय प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट मिलकर काम कर रहे हैं ताकि शांतिपूर्वक तरीके से, भव्य तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से ये कार्यक्रम जो है वो संपन्न हो जाए। व्यवस्था एयरपोर्ट पे हो गई है, हेलीपैड पे हो गई है और मंदिर परिसर में सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। आज पुलिस और मजिस्ट्रेट्स की, प्रशासनिक अधिकारियों की ब्रीफिंग होनी है जिसमें कि उनको क्या क्या दायित्व दिए गए हैं, उनके कोई फीडबैक हो उसके बारे में जानकारी ली जाएगी। सारी तैयारियां पूरी हैं। इसके लिए कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। उस दिन केवल उनको अपना आहार जो अन्न का न लेकर के फल आदि का लेना है, लेकिन हमारा तो अनुभव जो रहा है उसके अनुसार वे फल आदि भी नहीं लेंगे और निराहार रह करके ही ध्वजारोहण करेंगे। उनको बाद में समय अधिक नहीं है, उनको यहाँ से जल्दी निकलना भी है और इसलिए वे 11 से पूर्व पहुँच जाएंगे और 11 से 11:15 तक वे स्वयं परिसर में जहाँ ये सप्त मंदिर बने हैं। तो रामनगरी में आने वाले वाहनों की जांच भी की जा रही है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा भी प्रस्तावित है और उसके बाद कल 25 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए पहुंचेंगे और खुद अपने हाथों से ध्वजारोहण कार्यक्रम को संपन्न किया जाएगा। फूलों से पूरी नगरी को सजा धजा दिया गया है। तैयारियां तेज हो गई हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी अयोध्या नगरी को चमकाया जा रहा है। साफ सफाई की जा रही है। एसपीजी, एनएसजी के जो जवान हैं, एनएसजी के, वो भी तैनात किए गए हैं और हर किसी की ट्रैकिंग, जो वाहन आ रहे हैं उनकी तलाशी ली जा रही है। साफ सफाई का काम किया जा रहा है। अयोध्या को सजाया जा रहा है। दुल्हन की तरह पूरी अयोध्या को सजा दिया गया है।
क्योंकि एक ऐतिहासिक पल भी होने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन भी है। इसी के साथ साथ आज योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और तैयारियों का जायजा लेंगे। 3:30 बजे का आसपास का ये वक्त रहेगा जब योगी आदित्यनाथ जो है वो राम की नगरी में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद जो है योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन भी करेंगे। इससे पहले प्रयागराज पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ, तब उन्होंने लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन किए थे और पूजा की थी। और अब अयोध्या 25 नवंबर को जब ऐतिहासिक पल का गवाह प्रधानमंत्री खुद बनेंगे और इसीलिए योगी आदित्यनाथ जो है वो पहुंच रहे हैं, तैयारियों का निरीक्षण करेंगे, देखेंगे कि जो गेस्ट आने वाले हैं वीआईपी वीवीआईपी गेस्ट चूंकि आने वाले हैं अयोध्या में, कैसी तैयारियां हैं, कैसी व्यवस्था है, इसे लेकर व्यवस्थाओं को अवलोकन करेंगे मुख्यमंत्री। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पुनीत मोहन फोन लाइन पर मौजूद हैं। पुनीत, आज योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं, कल प्रधानमंत्री का आगमन है, कैसी तैयारियां हैं और अभी योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर क्या जानकारी मिल रही है, क्या प्रस्तावित कार्यक्रम? देखिए, सीधे तौर पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाएंगे और आज उनका जो रात्रि विश्राम है वो अयोध्या में ही होगा, क्योंकि कल जिस तरीके से ध्वजारोहण कार्यक्रम होना है और ऐसे में मुख्यमंत्री की उपस्थिति और प्रधानमंत्री की उपस्थिति रहेगी। साथ ही कई देश और विदेश से भी मेहमान यहाँ पर आ रहे हैं। लगभग 60 से ज्यादा चार्टर प्लेन हैं जो यहाँ पर उतरेंगे। इसके अलावा मेहमानों के रुकने की व्यवस्था की गई है, सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करी गई है। एनएसजी, यूपी पुलिस, आईबी, एलआईयू के साथ में एटीएस भी एक्टिव है। दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद में यूपी में इस तरीके का ये पहला कार्यक्रम हो रहा है और अयोध्या, जैसा कि हमने दिल्ली बम ब्लास्ट में भी देखा कि जो आतंकी पकड़े गए हैं उनके निशाने पर यूपी के प्रमुख तीर्थ स्थल थे। ऐसे में अयोध्या की जो सुरक्षा है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। रामपथ को आज से ही पूरी तरीके से श्रद्धालुओं के लिए, आम नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया है और केवल उन्हीं को वहां जाने की अनुमति होगी जिनके पास होगा। जी बिल्कुल, देखिए पुनीत, चूंकि एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसके अलावा लगातार पुलिस भी तैयारियों का जायजा ले रही है। चूंकि ये दिन जो है वो बेहद भव्य दिन होने वाला है, महत्वपूर्ण दिन है। पूरे देश की नजरें 25 नवंबर पर हैं जब केसरिया ध्वज जो है वो लहराया जाएगा राम मंदिर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आज योगी आदित्यनाथ जो है वो लगभग 3:30 बजे तक वहां पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद कई कार्यक्रम उनके वहां होंगे। पुनीत, अगर तैयारियों की बात कर ले तो अभी कैसी तैयारियां हैं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या देखा जा रहा है वहां पर? देखिए, अयोध्या की जो तैयारियां हैं वो इस तरीके से हैं कि परिंदा भी पर ना मार सके। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कई कंपनियों की पीएससी तैनात करी गई है, आरएएफ की टीम है, एटीएस की टीम है, यूपी पुलिस की टीम है, आईबी और इंटेलिजेंस एक्टिवेट है, जो लोगों के बीच में साधारण नागरिक बन करके रहेंगे और पूरी तरीके से जो अयोध्या की बॉर्डर सीमाएं हैं उसको भी सील किया गया है। जो आने जाने वाले वाहन हैं, फिलहाल तो उनकी संख्या काफी कम है, लेकिन जो भी वाहन एंट्री कर रहे हैं उनकी प्रॉपर एक चेकिंग करके उसके बाद ही उनको जाने दिया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद में अयोध्या की जो सुरक्षा व्यवस्था है काफी अहम हो जाती है। कल वो दिन रहेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के मुख्य शिखर पर धर्म ध्वजा लहराएंगे। 25 फीट की धर्म ध्वजा का जो कार्यक्रम है उससे पहले मंत्रोच्चार के कई कार्यक्रम प्रस्तावित है। जो राम मंदिर के साधु संत हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकात है, राम मंदिर के ट्रस्ट के लोग हैं उनके साथ भी मुलाकात है और जो मेहमान आएंगे उनके साथ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात संभव है। ऐसे में किस रूट से वो निकलेंगे, कहां पर उनका स्टॉपेज होगा, कहां से वो आगे कार्यक्रमों में जाएंगे, इसकी एक रूपरेखा तैयार करी गई है। लगभग 3 से 4 बार इसका ट्रायल किया गया है। आज से फिलहाल राम मंदिर ट्रस्ट ने सभी श्रद्धालुओं से आह्वान किया है कि कृपया करके आज से और कल कार्यक्रम समाप्ति तक आम श्रद्धालु यहां पर ना आए, वरना उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से रामपथ के दोनों तरफ बैरियर लगाए जाएंगे, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी। जो भी घर मंदिर हैं उनकी छतों पर भी आपको सेना के जवान या एटीएस के जवान या इंटेलिजेंस के जवान आपको तैनात दिखाई देंगे। ऐसे में केवल उन्हीं लोगों को अनुमति है जो राम मंदिर, जिनको पास इशू करेगा राम मंदिर ट्रस्ट या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की तरफ से जिनको पास इशू होगा। जो मूल नागरिक हैं अयोध्या के, उनके लिए 30 से ज्यादा एलईडी टीवी लगाई गई हैं जहां वो इसका लाइव प्रसारण देख सकेंगे। धर्म ध्वजा का जो लाइव प्रसारण है वो पूरे देश और विदेश में लिंक के माध्यम से लोग देख सकते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट ने आह्वान किया है कि आप अपने घरों से ही
इस क्षण के साक्षी बनिए, इस पल के साक्षी बनिए और आपको असुविधा ना हो, इसके लिए इस कार्यक्रम को लाइव प्रसारण ही देखिए। जी पुनीत, देखिए चूंकि वीआईपी गेस्ट आएंगे, वीवीआईपी गेस्ट वहां पर आने वाले हैं, तो उनको लेकर कैसी तैयारियां की गई है, उनके रहने को लेकर कैसी व्यवस्था की गई है? चूंकि आज मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं तो वो भी तैयारियों का जायजा लेंगे कि कहीं भी कोई भी कमी ना रह जाए। देखिए, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर में अयोध्या पहुंचेंगे और तैयारियों की जो अंतिम रूपरेखा है, यानी कि जो तैयारियां करी गई हैं, उसका पूरा एक जायजा लेंगे। हनुमानगढ़ी भी हो जाएंगे, वहां संतों के साथ उनकी मुलाकात है, राम मंदिर ट्रस्ट के लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। कल प्रधानमंत्री का जिस तरीके से कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिन रास्तों से वो आएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं उनकी भी वो विवेचना करेंगे, उनकी भी समीक्षा करेंगे। जो पुलिस के अधिकारी हैं वो उनके साथ मौजूद रहेंगे, एक एक पॉइंट की बारीकी से जांच करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है कि धर्म ध्वजा का ये कार्यक्रम है, ये इस तरीके का कार्यक्रम बने कि ये सनातन की शिखा पट पर अमिट हो जाए, यानी कि एक तारीख मुकर्रर हो जाए कि 25 नवंबर को ये धर्म ध्वजा लहराई गई थी और इसे कभी मिटाया ना जा सके। इस तरीके से इस कार्यक्रम की तैयारी रहे कि वर्षों तक लोगों को इसकी याद रहे। काफी भव्य तैयारियां करी गई हैं, कई सनातन के प्रोग्राम हैं, कई सांस्कृतिक प्रोग्राम हैं। और इस दिन जो सबसे खास बात है कि धर्म ध्वजा का कार्यक्रम 25 नवंबर को जब कल हो जाएगा, उसके बाद रात्रि में यहाँ के लोग अपने घरों के बाहर मोमबत्ती जलाएंगे, दीपक जलाएंगे और दीपावली के जैसी पूरी अनुभूति होगी। ठीक वैसी ही अनुभूति होगी जैसी प्रभु श्री राम रावण का वध करने के बाद राम नगरी अयोध्या आए थे तो लोगों ने उनका और बिल्कुल पुनीत, इसीलिए पूरी अयोध्या को सजा धजा कर तैयार कर दिया गया है। योगी आदित्यनाथ खुद नजर बनाए हुए हैं कि कहीं भी कोई कमी ना रह जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पुनीत आपका। चलिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो तमाम बड़ी खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका से वापस आ चुके हैं और इसी खबर पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। इसके अलावा एक और खबर है जो इस वक्त सबसे बड़ी और अहम जानकारी बनी हुई है, क्योंकि दिल्ली में हवा जो है वो लगातार जहरीली होती जा रही है। दिल्ली में 400 के पार AQI पहुंच गया है। दिल्ली में वायु की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। दिल्ली के कई इलाकों में 400 के पार AQI देखा जा रहा है। आनंद विहार में AQI 442 दर्ज किया गया है। दिल्ली में वायु की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। कई इलाकों में AQI 400 के पार हो चला है। तो लगातार राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील होती दिखाई दे रही है। आनंद विहार में AQI 442 दर्ज किया गया है। दिल्ली से यह बड़ी जानकारी है। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर AQI 400 के पार देखा जा रहा है। प्रदूषण जो है लगातार खतरनाक स्थिति में बना हुआ है। दिल्ली की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। गैस चैम्बर में तब्दील राजधानी दिल्ली होती जा रही है। AQI 400 के पार जा पहुंचा है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतें हो रही हैं। लोगों को स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां भी हो रही हैं, सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। कई जगहों पर ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है, तो कई जगहों पर ज़रूरत ना हो तो घरों से ना निकले, ऐसी अपील की गई है। सुबह की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो मॉर्निंग वॉक करने वालों को खासी दिक्कतें हो रही हैं। और आप देख सकते हैं इंडिया गेट की ये तस्वीर है। जसविंदर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जसविंदर, अभी कैसी स्थिति है वहां पर? जी, आपको बता दें अभी स्थिति दिल्ली की जो है खराब हो रही है। बिल्कुल दिल्ली गैस चैम्बर बन चुका है। घरों से लोगों का निकलना दुर्भर हो रखा है। आपको बता दें जो मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं वो भी नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की हवा बिल्कुल खराब हो चुकी है। दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है। इस समय सीनियर सिटीजन बच्चों का निकलना तो घर से बिल्कुल ही मुश्किल हो रखा है। आपको बता दें कि आज से स्कूल जो ऑनलाइन चल रही थी वो भी छोटे बच्चों का आज से खुल गया है और बच्चों का स्कूल जाना शुरू हो चुका है। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली की आबो हवा बिल्कुल खराब हो चुकी है। दिल्ली में सांस लेना में भी काफी दिक्कत होती है। जी, जो आने जाने वाले लोग हैं जसविंदर, जो दिल्ली में एंट्री करते हैं, उनको कैसी दिक्कतें हो रही है, क्योंकि विजिबिलिटी शून्य के बराबर देखी जा रही है?
कि पूरे रोड के ऊपर इस समय धुंध छाई हुई है। जो ये पोल्यूशन है पूरी तरह से छाया हुआ है यहाँ पर, और लोगों को काफी दिक्कत होती है गाड़ी चलाने में भी, और जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकलते हैं उनको सांस लेने में भी काफी दिक्कत होती है। और आपको बता दें रोड के ऊपर काफी मात्रा में धुंध छाई हुई है, जिससे चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जसविंदर तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली वापस लौट आए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि जोहान्सबर्ग में अपने सभी कार्यक्रमों और द्विपक्षीय बैठकों के सफल समापन के बाद प्रधानमंत्री भारत के लिए रवाना हुए हैं। एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जोहान्सबर्ग में हुआ सफल G20 सम्मेलन एक समृद्ध और टिकाऊ ग्रह के निर्माण में योगदान देगा। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और वहां की जनता को सम्मेलन के उत्कृष्ट आयोजन के लिए धन्यवाद दिया। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दिल्ली सरकार ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में मंगलवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। इससे पहले 25 नवंबर को सीमित अवकाश की घोषणा की गई थी, लेकिन अब सरकार ने इसे सभी सरकारी कार्यालयों के लिए पूर्ण सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ये दिन नागरिकों के लिए और गुरु तेग बहादुर जी के अद्वितीय बलिदान, दिव्य उपदेश और मानवता धर्म के साथ साथ अंतरात्मा की स्वतंत्रता की रक्षा में उनके योगदान को याद करने का अवसर प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह कहा कि गुरु तेग बहादुर जी के जीवन अत्याचार और अन्याय के खिलाफ दृढ़ प्रतिरोध का शाश्वत प्रतीक है। ये दिल्ली का सौभाग्य है कि हम सब यहाँ पे दिल्ली में गुरु तेग बहादुर साहब के 350वें शहीदी दिवस को यहाँ पर समागम के रूप में मना पा रहे हैं, और लाखों संगत यहाँ सुबह से लेके अभी रात तक लगातार गुरु साहब के चरणों में शीश नवाने के लिए यहाँ आ रही है। ये हमारा सौभाग्य है कि इस संगत की सेवा कर पा रहे हैं, गुरु साहब को याद कर पा रहे हैं और उनकी दी हुई शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के काम में अपना छोटा सा योगदान दे पा रहे हैं। और वहीं दक्षिण अफ्रीका में आयोजित G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद देश के प्रधानमंत्री नई दिल्ली वापस लौट आए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया है कि जोहान्सबर्ग में अपने सभी कार्यक्रमों और द्विपक्षीय बैठकों के सफल समापन के बाद प्रधानमंत्री भारत के लिए रवाना हुए। एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जोहान्सबर्ग में हुआ सफल G20 सम्मेलन एक समृद्ध और टिकाऊ गृह के निर्माण में अहम योगदान देगा। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और वहां की जनता के सम्मेलन के उत्कृष्ट आयोजन के लिए धन्यवाद दिया। दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा, जापान, इटली, नीदरलैंड, जमैका और दक्षिण अफ्रीका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी की और IMF के प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से भी मुलाकात की। G20 सत्र में उन्होंने AI के दुरुपयोग पर वैश्विक समझौते, मानव केंद्रित प्रौद्योगिकी और ओपन सोर्स मॉडल पर जोर दिया। अभिषेक आनंद न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। अभिषेक, दिल्ली वापस लौट आए हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की अगर बात कर लें तो यहाँ सबसे खास कौन सी बातें रही? आर्थिक रूप से मजबूती देने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे देश के प्रधानमंत्री, क्या बातचीत वहां पर की गई?
बिल्कुल राखी, जिस तरीके से तीन दिवसीय दौरा जो था उनका कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सफल रहा। हालांकि एक्स पे पोस्ट करके उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा कि G20 समिट जो ये हुआ, ये हमारे देश में जिस तरीके से हुआ था इससे बहुत ही अच्छा लगा मुझे वहाँ पर जाने के बाद। एक्स पे पोस्ट करके साफ तौर पर इटली में भी जिस तरीके से वहाँ पर जो बैठक जो हुई उसके बाद जो है तमाम चीज़ों को लेकर के बातचीत की गई है और जो बैठक जो हुई है काफ़ी सकारात्मक हुई है। तो ऐसे में जिस तरीके से व्यापार, निवेश और रक्षा और अंतरिक्ष के जिस तरीके से शिक्षा को लेकर के भी तमाम चीज़ों को लेकर के बातचीत की गई है, कहीं ना कहीं साफ तौर पे पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि आतंकवाद जिस तरीके से जो पनपता जा रहा है तो उसको भी कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश करेगी और हमारी जो भारत और इटली में जिस तरीके से संबंध जो बनाए जा रहे हैं वो आने वाले वक्त में और भी मजबूती करेगी। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि किस 3 दिवसीय दौरे में लगातार जो बैठक जो हुआ तमाम जी समिट में जो शामिल हुए तो उसमें अच्छा खासा कहीं ना कहीं बातचीत भी रही और आने वाले वक्त में जो रक्षा को लेकर के हो, चाहे शिक्षा को लेकर के हो, चाहे व्यापार को लेकर के हो, तमाम चीजों को लेकर के बातचीत की गई है। अब आने वाले वक्त में राखी पता चलेगा कि किस तरीके से ये 3 दिवसीय दौरा जो रहा और जो साउथ अफ्रीका में और इटली में जो जिस तरीके से बातचीत बनी है और जी समिट में जो शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो ऐसे में वहां के देशवासी भी काफी ज्यादा खुशी में थे क्योंकि वो काफी समय के बाद गए थे वहां पर और जो बैठक जो हुई उससे भी कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में और भी मजबूती मिलेगी। लेकिन अभिषेक, जो वैश्विक लीडर्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई है उससे कितना असर पड़ेगा? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भारत को इसीलिए जाना चाहता है कि दूसरे देशों से संबंध बहुत अच्छे होते हैं, मधुर होते हैं और इसीलिए भारत आर्थिक तौर पर हमेशा मजबूत नजर आता है। अगर इस मुलाकात की मैं बात कर लूं, द्विपक्षीय बातचीत जो हुई है इससे भारत पर कितना असर पड़ेगा? बिल्कुल राखी, देखिए भारत पर जिस तरीके से, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि लगातार भारत में किस तरीके के संकट मंडरा रहे हैं, तो ऐसे में दूसरे देशों से जिस तरीके से संबंध जो बनाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक छवि है कि जहां भी जाते हैं वो इस तरीके का संबंध बना करके आते हैं, चाहे वो कोई सा भी ऐसा देश हो जो भारत देश को ना भी चाहता हो, लेकिन जाने के बाद वहां पर इस तरीके की बैठक होती है। बैठक के बाद कई चीजों पर लेकर के बातचीत की जाती है, बातचीत होने के बाद संबंध बनाए जाते हैं, संबंध बनाने के बाद वहां के प्रधानमंत्री को बुलाया जाता है, यहाँ पर उनको स्वागत किया जाता है। तो कहीं ना कहीं यही एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है हमारे देश के लिए भी, क्योंकि बाहर से जो आते हैं तो उनको इज्जत देना सबसे पहला हमारा भारत देश का एक कर्तव्य भी होता है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से बाहर जाते हैं और उनका जो छवि जो है वो साफ तौर पर दर्शाता है कि आने वाले वक्त में भारत देश जो है वो तमाम चीजों को लेकर काफी ज्यादा मजबूती भी आएगी। जो आतंकवाद जो बढ़ रहा है लगातार, जिस तरीके से भारत देश में जो संकट मंडराई हुई है, तो दूसरे देशों से भी कहीं ना कहीं संबंध जो है और मजबूती आएगी और आने वाले वक्त में भारत देश मजबूती के साथ दूसरे देशों से जो आतंकवाद जो बढ़ा रहे हैं उससे लड़ने की कहीं ना कहीं पुरजोर कोशिश करेगी। अभिषेक, G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होना, भारत का हिस्सा होना, ये कहीं ना कहीं उन देशों के लिए एक बड़ा संदेश है जो भारत को कम आंकते हैं और उस मंच से, वैश्विक मंच से प्रधानमंत्री का आतंकवाद पर प्रहार करना कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए भी एक मैसेज है। बिल्कुल राखी, देखिए जिस तरीके से, क्योंकि लगातार भारत देश पे पाकिस्तान जिस तरीके से कायराना हरकत करता है, लेकिन ऐसे में हमारा भारत देश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी साफ तौर पर ये कहेंगे कि जो भी इस तरीके का जो संघन हत्या जिस तरीके से हो रहा है, लगातार जो बॉम्ब ब्लास्ट जो हो रहे हैं, इसको लेकर के भी सख्त आदेश भी दिए गए हैं कि जो भी इसके पीछे जो दोषी है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसको फांसी के तख्तों पर लटकाया जाएगा। तो ऐसे में भारत देश में जिस तरीके से, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग देशों में जाकर के प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं, बैठक कल चलती है, उसके बाद तमाम चीजों को लेकर के बातचीत किया जाता है, राय मशवरा किया जाता है कि आने वाले वक्त में आतंकवाद को किस तरीके से घटाया जाए, जो मिसाइल्स हैं वो उसको लेकर के कहीं ना कहीं बातचीत की जाती है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जो आने वाले वक्त में जो छवि जो अपना बनाए हुए हैं और भी मजबूती मिलेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और आने वाले वक्त में जिस तरीके से जो संबंध बना हुआ है, आतंकवाद भी जो है वो कहीं ना कहीं खत्म होने का आगे रुख हो सकता है। अभिषेक, देखिए AI के दुरुपयोग पर भी उन्होंने अपनी राय रखी। वैश्विक मंच पर कई ऐसी बातें उन्होंने कही जो प्रमुख तौर पर दूसरे नेताओं ने भी उन पर हामी भरी है। इसके अलावा और कौन-कौन सी ऐसी विशेष बातें हैं या फिर चर्चाएं हैं जो बैठक के दौरान, द्विपक्षीय वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी के सामने रखी?
राखी, देखिए सबसे पहली बात तो रक्षा को लेकर के सबसे अहम मुद्दा रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से भारत देश में आपने देखा कि जिस तरीके से दिल्ली में जो बॉम्ब ब्लास्ट लगातार जो हुए हैं, इससे पहले भी कई जगहों पे जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, तमाम जगहों पे जो बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी ज्यादा चिंतित भी है कि आखिरकार जिस तरीके से पाकिस्तान जो कायराना हरकत कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं मुंहतोड़ जवाब देने के लिए लगातार अलग देशों से संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो संबंध जिस तरीके से बनता जा रहा है, तो आने वाले वक्त में भारत देश भी जो है और भी मजबूती के साथ खड़ा होगा, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से G20 समिट में वो शामिल भी हुए और साफ तौर पे एक्स पे पोस्ट करके भी ये भी कहा कि जो G20 समिट जो हुआ, तमाम देश के जो रक्षा मंत्री सब जो आए यहाँ पर, जो बैठक जो हुई, काफी अच्छा सकारात्मक बैठक हुई है। और आने वाले वक्त में रक्षा को लेकर के लगातार जो ये एक कोशिश रही गई कि आने वाले वक्त में भारत देश में जिस तरीके से जो बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं उसको खत्म किया जाए और दूसरे देशों से जो संबंध है उनसे अच्छे खासे संबंध आगे भी बनाए रखने के लिए उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आने वाले वक्त में भी भारत देश जो है उनके साथ भी खड़ा है और जो हमारे साथ में जो खड़े हैं उनके साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से खड़े रहेंगे। अभिषेक, चूंकि अब दिल्ली वापस आ चुके हैं प्रधानमंत्री, तो कल उनका अयोध्या जाने का प्रोग्राम है, कल को लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल राखी, देखिए कल जो है ध्वजारोहण होना है अयोध्या में, जिस तरीके से क्योंकि तमाम जो रूट मैप जो है वहां पर बने हुए हैं और जो अलग अलग जो टुकड़ियां जो है जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर मैं बताऊं तो सीआरपीएफ के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स तमाम जगहों पे 7 से 8 जगहों पर अलग अलग जो रूट मैप जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बना हुआ है वहां पे छावनी की तरह बिछे हुए हैं, क्योंकि लगातार आप भी देख रहे हैं कि यूपी भी जो है कहीं ना कहीं इस तरीके का माहौल में रहता है, क्योंकि अभी कुछ ही समय हुआ है दिल्ली में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, तो लगातार जो वहां पे सुरक्षा कर्मी जो तैनात हैं उनको भी हाई अलर्ट पे रखा गया है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि 25 तारीख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे और आने वाले वक्त में किसी भी तरीके की चूक ना हो, इसको लेकर के भी योगी आदित्यनाथ भी जो है इसको लेकर के सड़कों पे उतर करके और तमाम जो सुरक्षा कर्मी जो है, जो बड़े अधिकारी हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं दिशा निर्देश दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दिल्ली से बड़ी जानकारी है, जहां 53वें सीजेआई की शपथ लेंगे जस्टिस सूर्यकांत। आज राष्ट्रपति भवन में जस्टिस सूर्यकांत शपथ लेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें शपथ दिलाएंगी। तो दिल्ली से यह बड़ी जानकारी है, 53वें सीजेआई के रूप में आज शपथ लेंगे जस्टिस सूर्यकांत और इसी के साथ साथ द्रौपदी मुर्मू उन्हें शपथ दिलाएंगी। थोड़ी ही देर में कार्यक्रम शुरू होगा, राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण करेंगे जस्टिस सूर्यकांत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाएंगी। दिल्ली से यह बड़ी जानकारी है, कई चुनौतियां उनके सामने होंगी। 53वें सीजेआई के शपथ लेंगे जस्टिस सूर्यकांत, बड़ी जानकारी। थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति भवन में शपथ समारोह होगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें शपथ दिलाएंगी। कई देशों के न्यायाधीश इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। दिल्ली से यह जानकारी है, थोड़ी ही देर में 53वें सीजेआई के रूप में शपथ लेंगे जस्टिस सूर्यकांत। राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम होगा, थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति भवन में शपथ लेंगे नए सीजेआई, कानून व्यवस्था की कमान संभालेंगे। दिल्ली से यह बड़ी जानकारी है, 53वें सीजेआई के रूप में शपथ लेंगे जस्टिस सूर्यकांत। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक आनंद फोन लाइन पर मौजूद हैं। अभिषेक, आज देश को 53वें सीजेआई मिल जाएंगे, थोड़ी ही देर में कार्यक्रम जो है शपथ का वो शुरू होने वाला है, कितना और वक्त लगेगा, क्या जानकारी है? बिल्कुल राखी, जिस तरीके से सूर्यकांत जो है वो 53वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। हालांकि कल के समय में जो बीआर गवई जो थे उनका रिटायरमेंट हुआ, उसके बाद से तमाम जो सबसे अहम मुद्दा जो ये है, बात ये है कि ये शपथ ग्रहण समारोह में 6 देशों के चीफ जस्टिस शामिल होंगे। भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि सीजेआई के एक शपथ ग्रहण समारोह में ये पहली बार ऐसा कहा जा रहा है
कि जो 6 देशों के चीफ जस्टिस जो है इसमें शामिल होंगे। गेस्ट के नाम जो है वो इस प्रकार से हैं। मुख्य जस्टिस जो है लैम्पो नार्बो है जो कि सेरिंग से हैं, और केन्या के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मार्थो कुमर रहेंगे। केन्या सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सुशासन नजोको रहेंगे। मलेशिया के संज्ञा न्यायाधीश रहेंगे। तमाम जो ऐसे जो चीफ जस्टिस जो हैं सभी लोग इसमें समारोह में शामिल होंगे। हालांकि कुछ ही समय रह गए हैं, अब ये जो इनका शपथ ग्रहण समारोह जो है इनका कुछ ही समय रह गया है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इन्होंने जो अपने शुरुआती से जो कार्यकाल जो रहा इनका, सबसे पहले ये एडवोकेट के तौर पे ये सबसे पहले स्टार्ट किया, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके इन्होंने अपना पूरा अपना कार्यकाल रखा। हालांकि हरियाणा के बहुत छोटे से गांव में इन्होंने जन्म लिया। उसके बाद सबसे पहले इन्होंने LLB किया, फिर उसके बाद LLM किया। उसकी तमाम जो इनकी जो करियर जो रहा है, इन्होंने काफी अच्छे जो केसेस जो है उन्होंने सॉल्व किए हैं। कई सारे ऐसे केसेस जो थे, जैसे कि SIR का भी जो मुद्दा रहा है, तमाम जगहों पे जिस तरीके से परेशानियां जो हुई थी उसको लेकर के भी इसमें अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा भी दिया गया। पेगासस जासूसों की जो मामले जो थे उसको भी खत्म किया गया। राजद्रोह कानून का समीक्षा आदि शामिल है इसमें। कई सारे ऐसे जो बड़े केसेस जो थे इन्होंने सॉल्व किए हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस बार जो है जो 53वें जो जस्टिस जो सूर्यकांत को जो बनाया जा रहा है, तो आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत अच्छा एक स्टेज मिलने वाला है। और आने वाले वक्त में जो केसेस जो अभी पेंडिंग है, जो महत्वपूर्ण केसेस पेंडिंग है, कहीं ना कहीं उसको भी लेकर के भी सॉल्यूशन जो है वो जल्द से जल्द बाहर निकल सकता है। राखी, अभिषेक, इस नियुक्ति के बाद अगर चुनौतियों की बात करें तो उनके सामने कौन सी प्रमुख चुनौतियां होंगी? राकेश, देखिए, सबसे पहला चुनौती तो है जिस तरीके से विपक्ष जो लगातार SIR का मुद्दा जो है, वोट चोरी का मुद्दा हो गया, चाहे दिल्ली में जिस तरीके से जो बॉम्ब ब्लास्ट जो हुए हैं उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं, और जो सबसे बड़ा जो मुद्दा जो ये है जो जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से जो चल रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लेकर 370 जो अनुच्छेद जो है उसको लेकर के भी इन्होंने जो लिए हैं, कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा मुद्दा फैक्टर बनने वाला है। और आने वाले वक्त में दिल्ली जो सबसे बड़ा अभी केंद्र बना हुआ है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। और अब लखनऊ से बड़ी जानकारी है। लखनऊ में धान खरीद को लेकर बैठक, और सीएम योगी की अध्यक्षता में यह अहम बैठक होगी। सुबह करीब 10 बजे यह अहम बैठक है। मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। बैठक में प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद जो है वो मौजूद रहेंगे। तो लखनऊ से ये बड़ी जानकारी है। लखनऊ में धान खरीद को लेकर अहम बैठक होनी है। थोड़ी ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। चूंकि 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ही ये अहम बैठक होगी। लखनऊ से बड़ी जानकारी, थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। चूंकि 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है, तो अब से लगभग 15 से 20 मिनट के बाद ये जो बैठक है ये शुरू हो जाएगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, और इसके बाद करीब 3:30 बजे के आसपास अयोध्या भी मुख्यमंत्री को पहुंचना है। उससे पहले लखनऊ से ये जानकारी सामने आ रही है कि धान की खरीद को लेकर एक बड़ी बैठक की जाएगी। तमाम बड़े अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। लखनऊ से बड़ी जानकारी है, सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। कई प्रशासनिक अधिकारी जो है इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। थोड़ी देर में ये बैठक जो है ये शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री आवास पर योगी आदित्यनाथ की ये बैठक होगी। प्रशासनिक अधिकारी जो है वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। लखनऊ से यह जानकारी सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर एक बैठक होगी, जिसमें धान की खरीद को लेकर चर्चा की जाएगी। बैठक में प्रशासनिक अधिकारी जो है मौजूद रहेंगे। लखनऊ में अहम बैठक, सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। प्रशासनिक अधिकारी होंगे। पुनीत मोहन हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। पुनीत, कितना और वक्त लगेगा इस बैठक को शुरू होने में, क्या अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, 10 से 15 मिनट के बाद में ये बैठक शुरू हो जाएगी। और ये बैठक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज मुख्यमंत्री स्वयं समीक्षा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में धान की खरीद को लेकर के और उन्नत बीजों की पर्याप्त उपलब्धता है या नहीं, जिले किस तरीके से काम कर रहे हैं, धान की जो खरीद है उसके लिए क्या व्यवस्था करी गई है, जो उन्नत बीजों की उपलब्धता है ये हर जिले में उपलब्ध है कि नहीं, क्योंकि किसानों को लेकर के कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री लगातार सख्त रहते हैं और उनको किसी भी प्रकार की
असुविधा ना हो, ये सुनिश्चित करते हैं। इसके साथ ही बिचौलियों की भूमिका को पूरी तरीके से अस्वीकार किया जाएगा। सख्त निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे कि धान खरीद में अगर कहीं बिचौलियों की भूमिका आई तो इस पर कार्यवाही उन अफसरों पर भी होगी जो इसके जिम्मेदार होंगे। धान खरीद सीधी होनी चाहिए ताकि किसानों को इसका जो मुआवजा है वो तुरंत मिले और सीधा उनके खाते में पैसा जाए, किसी भी बिचौलिए के हाथ में ये पैसा ना लगे। कौन कौन से अधिकारी जो है इस बैठक में मौजूद रहेंगे, क्या जानकारी मिल रही है पुनीत? देखिए, मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के साथ में इनके खाद्य और रसद विभाग के प्रमुख सचिव मौजूद रहेंगे, विशेष सचिव मौजूद रहेंगे और निदेशक मौजूद रहेंगे। धान की उपलब्धता को लेकर के किस तरीके से तैयारियां करी गई हैं, किस तरीके से जिलों में व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से धान की खरीद करी जा रही है, इसकी पूरी एक रिपोर्ट तैयार करके अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। थोड़ी ही देर में ये बैठक शुरू होगी और मुख्यमंत्री पूरी इस बैठक में ये जानने का पूरा प्रयास करेंगे कि जिलों में धान की खरीद को लेकर के किसी तरह कि किसानों को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, उन्नत बीजों की उपलब्धता को लेकर के किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है, इसकी पूरी समीक्षा मुख्यमंत्री करेंगे। जी बिल्कुल पुनीत, देखिए चूंकि मुख्यमंत्री लगातार किसानों के लिए काम कर रहे हैं और इसीलिए ये बैठक जो है वो महत्वपूर्ण भी हो जाती है क्योंकि किसानों को बेहद उम्मीद होगी इस बैठक से। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार किसानों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो उसको लेकर के कार्य करते रहते हैं और हाल ही में 1% रिकवरी छूट भी दी गई थी को हाइब्रिड धान की कुटाई पर। सरकार का यह कदम न केवल कृषि क्षेत्र में मजबूती प्रदान किया है बल्कि रोजगार और निवेश में भी बढ़ोतरी कर रहा है। अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो इस फैसले से सरकार के लगभग 13 से 15 लाख किसानों। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत तमाम जानकारी के। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार।